जो हमारे स्पीकर है वो आ जाएंगे, वो लाएंगे आप सभी लोगों के अंदर जान। तो नेक्स्ट हमारे स्पीकर जो हमारे गोल्डन स्पॉन्सर भी है, मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूँगी। श्री सुनील गढ़िया जी, गढ़िया एंटरप्राइजेस अकोला से, जो आपको हेजिंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट इस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन देंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सुनील गढ़िया जी का। क्या आप लोग तैयार हैं लेक्चर के लिए? रूल भूल जाते हैं आप लोग, कुछ लोग सोते हुए सुन रहे थे क्या? क्या आप लोग तैयार हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं वीसीए की ओर से सबका धन्यवाद करूंगा कि इतनी अच्छी उपस्थिति है और इतना अच्छा माहौल है। मैं नहीं मानता कि पहले की कोई कॉन्फ्रेंसेस में ये वाली फीलिंग आई हो। तो समय के अभाव की वजह से फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाते हुए हम लोग डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं पहले खुद का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मैं सुनील गढ़िया अकोला से, गढ़िया एंटरप्राइजेज हमारी फर्म है और वी आर इनटू कॉटन ब्रोकरेज एंड हेजिंग कंसल्टेंसी। मेरा ऐसा बहुत दिल से मानना है कि कॉटन इंडस्ट्री में अगर सबसे कोई ल्यूक्रेटिव सेगमेंट है तो मेरे ख्याल से ब्रोकरेज है। जितना अच्छा रेवेन्यू दलालों को मिलता है, उतना अच्छा रेवेन्यू का अश्योरेंस जो है, मैं नहीं मानता कि बाकी जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के उनको है। और उस महीने में हमारा ऐसा मानना है कि जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसको जस्टिफाई करने के हिसाब से सर्विसेज जो होनी चाहिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर साल कैसे हम लोग ऐड ऑन कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रारूप में हम लोगों ने काफ़ी सारी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, काफ़ी सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज ऐड की है कि जैसे कि पर्सनलाइज कस्टमाइज एप्स हम लोग जो है हमारे क्लाइंट्स को अब देते हैं, जहाँ पे उनको उनके कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास में हर चीज़ जो है वो उनके मोबाइल पे, सॉफ्टवेयर पे रहेगा। हर जो चीज़ आप मैन्युअली कर रहे हो, आज के ज़माने में वो ज़रूरी है कि हम एआई के ज़माने में है, तो हर चीज़ को आप कैसे ऑटोमाइज़ करते हो, कैसे आपका वर्कलोड आप जो है वो सिस्टम पे डाल सकते हो, वही आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में जो स्पेंड हो रहा है, अगर उसका आप एक टेक बेस्ड सॉल्यूशन का सहारा लेके अगर उसको ऑटोमाइजेशन पे डालें, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे आपका मैक्सिमम समय जो है वो मार्केट स्टडी पे, आपकी मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, उस पे फोकस हो, तो प्रोडक्टिविटी बढ़े, ना कि बाकी जो माइक्रो मैनेजमेंट हम लोग करने लग जाते हैं कि उसमें वेस्ट हो। नेक्स्ट स्लाइड। आज की तारीख में चैलेंजेस सभी को पता है, मैं ज़रा भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा, एकदम मुद्दे से चलेंगे हम लोग। जो जनरलाइज चैलेंजेस है वो सभी के सामने है कि एक जिनिंग वाले को अपना माल बेचने में दुनिया भर की अड़चनें हैं, ना उसके पास में समय है माल रोकने के लिए, फंड्स का अभाव है, तेज़ी मंदी का रिस्क है। अब जैसा कि काफ़ी स्पीकर्स यहाँ पे आए, सब ने बोला कि भाई क्वालिटी पे काम करना चाहिए और क्वालिटी पे काम करके ही रेवेन्यू मिलेगा। और एक सवाल जाधव जी ने मुझे याद है कि पूछा था कि भाई लेकिन इसकी शुरुआत कौन करे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी शर्ट जो 200 रुपये में बन रही है वो 2000 रुपये में बिकेगी, तो उसके लिए मेरे पास कोई सामने से पहले नहीं आने वाला कि भाई साहब 2000 रुपये ले लो, अच्छी शर्ट बना के दो। ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी शर्ट 2000 रुपये में बिक सके, वो क्वालिटी की, वो नॉर्म्स की, इतनी प्रेजेंटेबल बना के अगर आप उसको सर्व करके मार्केट करते हो, देन एंड ओनली देन आपको वो रिज़ल्ट 2000 वाला मिल पाएगा। बाकी अब आप उसके लिए अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कहाँ से। हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी मॉडल सोचे हैं। उदाहरणार्थ कि आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल ट्रेड जो है ये अंदाज रूपी है। ट्रेडर हो, मिल ओनर हो, एक्सपोर्टर हो, ये जब
रुई परचेस करने के लिए हम जैसे ब्रोकर्स को अप्रोच करते हैं, तो मान्यता ये है कि ब्रोकर को एग्जैक्ट पता है कि रुई कैसी है और बायर का टेस्ट ब्रोकर को पता होता है और अकॉर्डिंगली वो किसका माल किसको सूट करेगा उसको वो ट्रेड करवा देगा। अब पहले ज़माना ऐसा था कि एक सेंटर आप नाम ले लो और वो सेंटर की रुई आप ब्रोकर को पूछ लो तो वो पैरामीटर्स बोल देगा और 99% वैसा ही सब कुछ हो भी जाता था। लेकिन आज जो अराइवल का पैटर्न है कि अब कोई कौन से महीने का माल है उससे डिफाइन नहीं करता। स्टॉक के माल जो है वो साल भर डिस्ट्रीब्यूट होकर आने की वजह से क्वालिटी के वेरिएशंस है। अच्छे सेंटर्स पे भी हल्के माल है और हल्के सेंटर्स पे भी अच्छे माल आ रहे हैं। तो ये जो पर्सनलाइजेशंस है कि अगर आप एक सिंपल सा कायदा बनाओ कि मैं जो भी माल बेचूंगा वो खुद एक जेन्युइन लैब आप नक्की करो, एक जेन्युइन लैब बनाओ, उसका लैब रिपोर्ट जो है वो लैब रिपोर्ट के बेसिस पे माल बेचो। हाँ, आपका बायर जो है वो ऑब्वियसली कोई आपकी लैब के आधार पे आपका क्लेम फाइनल नहीं कर देगा या कोई चीज़ का एडवांटेज नहीं देगा। लेकिन ये हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर एक बायर को उसको जो स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए वो अगर उसको पहले नज़र में आ जाती है तो वो बाय चॉइस वो ख़रीदता है। फिर आपकी परीक्षा स्टार्ट होती है कि रिपीटेटिव मैंने एक्स पार्टी का माल एक बार उसकी लैब रिपोर्ट देख के लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, एक बार उसके ध्यान में आ गया कि नहीं इनकी जो लैब रिपोर्ट ये खुद भी करवाते हैं, ये जेन्युइन होती है और इसी तरीके का माल उतरता है, तो उसके बाइंग चॉइस में आप लिस्ट में पहले प्रायोरिटी में आओगे। इट मेक्स अ डिफरेंस। अब ये सब चीज़ें करने के लिए कि भाई आप लैब करो, वो लैब को मार्केट करो, 100 मिल वालों के पास में आपकी रिपोर्ट जानी चाहिए, एक ब्रोकर नहीं 50 ब्रोकर से काम करो और वो उसका मार्केट भी आप लेने की कोशिश करो। ये तो सबको समझता कि करना चाहिए, लेकिन वो करने के लिए जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है कि मैं माल होल्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे को डेली बेसिस पे मेरा रोटेशन घुमाना है, मेरे को रोज़ माल बेचना है। तो हेजिंग जो है ये सबसे अच्छा तरीका है उसके लिए। अब आप जितने भी बड़े प्लेयर्स के नाम देखोगे, हेजिंग वर्ड नहीं है ऐसा नहीं होता। आप अगर मल्टीनेशनल की बात करोगे, पहले हेजिंग स्ट्रैटेजी बनेगी और पहला ट्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा। बड़े मिल वाले हैं, हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को इंटरनेशनली अपना वर्चस्व जमाना है। अगर आप बेसिक सा वो हेजिंग का कंसेप्ट अगर नहीं समझ रहे हो तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप एक लेवल के ऊपर का ट्रेड कर सको, क्योंकि फिर वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस का अब इतने सारे फैक्टर्स है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, सीसीआई क्या करेगी, बारिश कब आएगी, किसान क्या करेगा, ये सब हो जाने के बाद में मार्केट गेसिंग जो अपन आज कर रहे हैं इसका कितना पॉइंट रह जाता है वो अपन ने बहुत सी बार ये अनुभव किया है कि ये मार्केट का जो अपन गेसिंग कर रहे हैं इसका कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, इसके आगे का और एक। अब ये हमेशा का देखा है अपन ने कि रुई स्टॉक जो है ये सिर्फ क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए की जाती है ऐसा नहीं है। रुई स्टॉक का जो है एक शौक सा है कि यार रुई नहीं है अपने पास तो मज़ा नहीं। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से इतना वर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दूसरी कोई कमोडिटी का नहीं होगा। एवरेज प्राइस मूवमेंट जो है टोटल कॉटन का, मैं ऐसा समझता हूँ 10 से 12 हज़ार रुपये खंडी का टोटल प्राइस मूवमेंट है। अगर अपन वैल्यू जो है 55,000 के आसपास की रुई की वैल्यू गिने और 10 से 12 हज़ार रुपये खंडी का अगर टोटल प्राइस मूवमेंट है तो कॉस्ट ऑफ कैरी जो है रुई पर मंथ रखने का खर्चा 700 रुपये खंडी के आसपास का प्रैक्टिकली आता है। ब्याज, गोडाउन भाड़ा, घट, ये तीनों अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अब जो चीज़ का 700 रुपये खंडी का महीना खर्चा आ रहा है, रुई आप रख के वेयरहाउस में डाले भी कोई 2 महीने बाद में 1 महीने बाद में बाहर कोई हालत निकाल नहीं सकते। इट विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ्स, क्योंकि जब तक कि उसका शॉर्टेज क्लियर नहीं होता तब तक कि आप बेचते नहीं हो। वो चाहे उसमें प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा, वो एक बार का एक स्टेक पे आ जाता, लेकिन शॉर्टेज खा के रुई नहीं छूटती व्यापारी से, ऑब्वियस बात है। तो अगर आपने वो 6 महीना कैरी कर लिया, 4200 रुपये की कॉस्ट लग गई आपकी। अब सिंपल सी बात है कि आप भगवान तो हो नहीं कि आपने पूरी रुई लोएस्ट भाव पे स्टॉक की और पूरी रुई हाईएस्ट भाव पे आपने सेल की, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आप ऊपर नीचे के 2-2 हज़ार रुपये छोड़ दो कि शायद 56,000 66,000 रुपये रुई हो गई टॉप और मैंने
64,000 में पूरी सेल कर दी थी, और 54,000 का बॉटम आया था, मैंने 56,000 में पूरी स्टॉक कर ली थी। अगर इतना भी रॉकेट काम है आपका, इतना एनालिसिस रॉकेट है, तो भी वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है आपका 6 महीने का खर्चा निकालने के बाद में आपको मात्र 3800 रुपये बच रहे। यानी परसेंटेज में बात करें तो जिस कमोडिटी का टोटल प्राइस मूवमेंट 20% से ज़्यादा नहीं है, जो कमोडिटी का कॉस्ट ऑफ कैरी 12% है, उसमें दिमाग लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप 1 साल में अगर कमा लिए तो 4-5 साल उसका भोग देते रहोगे, वो जब तक कि हैंगओवर उतरेगा नहीं कि मैंने कमाया हुआ है। अच्छा, रिपोर्ट रीडिंग अपनी इंडस्ट्री में लैगिंग है। अपना मैक्सिमम ध्यान जो है वो परचेज करने में, ध्यान निकालने में, जजमेंट लगाने में है, रादर पढ़ने में। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आशीष जी ने अभी लेक्चर लिया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंसल्टेंट रखते हैं, हम लोग फैक्ट्री डालना है उसके लिए कंसल्टेंट रखते हैं, टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं। इन सब में जितना भी फ़र्क पड़ता है उससे ज़्यादा दिवाले पिट्टे तक का फ़र्क पड़ता है ट्रेड में, उसका कोई कंसल्टेंट नहीं है। भाई ने सुबह उठ के 5 लोगों को फ़ोन लगाया, वो 5 में से 3 ने इनके फेवर की बात कर दी, तो भाई तेज़ी में है और उसको कोई चैलेंज नहीं है। आप जिस पे लाइफ टाइम पैसे स्टेक पे लगाते हो, जम के व्यापार है, 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री की अपन दुआइयाँ दे रहे हैं। हम लोग नंबर्स ये शेयर करते हैं, मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन हूँ, तो अगर मेरी कहीं गलती हो जाए तो मैं बड़ों से 2 थप्पड़ खा लूँगा और माफ़ी मांग लूँगा। हम लोग यहाँ नंबर शेयर करते हैं कि कौन से एरिया ने कितनी रुई प्रेसिंग हुई। ये एरिया के लिए गौरव की बात होनी चाहिए, हो सकती है, समझी जा सकती है। लेकिन आप पूछोगे कोई जेनिंग से कि क्यों भाई साहब कैसा रहा पिछला साल, तो बोले 50,000 बनाई, तो बाजू वाले ने 45,000 बनाई, उसके बाजू वाले ने 60,000 बनाई। भाई साहब आराधना तो लक्ष्मी जी की है ना, पैसा क्या कमाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कितनी प्रेसिंग हुई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या मैंने इस साल ब्रांडिंग में कितना एडवांसमेंट किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा फोकस जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन होके रह गया। अब मैं बहुत जनरलाइज बात करूंगा, मैं सीरियसली मैं कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं, लेकिन जो जनरल प्रॉब्लम्स देखी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एज ए ब्रोकर किसी जिनिंग वाले को फ़ोन करते हैं कि भाई साहब रुई की ये भाव है, फलाने सेंटर के, फलानी मिल के, फलाने व्यापारी के ये भाव है। 60% लोगों के सवाल ये होते हैं कि भैया ओवन है कि नीडल है, कितो जाएगो। अब आप उसको बोल दोगे कि 10 साढ़े 10 भर चला जाएगा, 10 साढ़े 10 में अगर बिल वाले ने गलती से रिपोर्ट दे दिया 9 का, तो दूसरा माल जाएगा 12 का। उसमें भी अगर रिपोर्ट अच्छा आ गया तो चीज़ें 14 का जाएगा, 13 का जाएगा, वो जाते ही जाएगा। अब भाई साहब बिना भी सब समझ रहे हो, वो सामने वाला अपने से 10 टाइम बड़ी इंडस्ट्री लेके बैठा है। आप सोचोगे कि मैं किसी को मैनिपुलेट कर लूँ, नॉट सो ईजी। आप वो आपको एक राहत है कि एक मिल वाला मॉइस्चर का पैसा नहीं काटता, आपका ओन टेस्टिंग कर रहा है, लिबर्टी से टेस्टिंग कर रहा है, वो अगर राहत है तो कोशिश वो होनी चाहिए कि इसको और क्या सुधारूँ, इसकी क्वालिटी और कैसे सुधारूँ, और इससे 2 रुपये ज़्यादा कैसे मांगूँ। तो वो सपोर्ट भी करते हैं, कोई मिल वाले नहीं सपोर्ट करते ऐसा नहीं है, बट प्रायोरिटी वो है। मैंने नोटिस किया है, मेरे पास में नंबर्स है, मैं जितना भी काम करता हूँ मेरी ERP पे करता हूँ, मैन्युअली भी एक भी कोई भी काम मैन्युअल नहीं है। तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो मिल में ट्रैश का % कम आ गया वो 1 ही हफ्ता होता सिर्फ। तो पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे की थी, हैंड किसी को भी माल दो, हफ्ते भर पहले चॉकलेट दिखाने के लिए क्लेम कम काटेंगे, बाद में क्लेम बढ़ जाता करके। लेकिन जब डीप डाउन स्टडी किया तो वो था नहीं ऐसा। केस ऐसा था कि जिनिंग वाला हर एक लैब रिपोर्ट बहुत अच्छे से स्टडी करता कि ये मिल में ट्रैश नहीं आता, तो बोले क्लीनर बंद कर, कचरा जाने दे। अब बेसिकली ये आप खुद की डीब्रांडिंग कर रहे हो। यहाँ सब उपस्थित लोग काफ़ी अनुभवशाली है, काफ़ी प्रतिभाशाली है। मैं किसी को भी किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपका रिपोर्ट रीडिंग है, अगर आप हर हफ्ते आपके पास में एक एनालिसिस है कि मैं ये 5 मिलों को माल दे रहा हूँ, इनके भाव का डेली फ़र्क इतना होता है, इनका टोटल क्लेम जो है वो इतना होता है, तो ये नंबर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा
डिसीजन मेकिंग आपका सुधारेगा, ऐसा है। अभी तो जजमेंट है और साइकोलॉजी ऐसी है कि किसी को कुछ भी समझाया जा सकता है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हेजिंग जो है ये एक टूल ऐसा है कि आपके मैक्सिमम पॉसिबल काम को ऑटोमाइज करके आप पूरा स्टाफ ओरिएंटेड काम कर सको, जिसमें रिस्क जो है वो आप एकदम नलीफाई कर सको। कोई भी बिजनेस का बहुत सिंपल हिसाब है कि ये जो 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री के लोगों के साथ आज अपन बैठे हैं, इनकी कैपेसिटी 1 लाख करोड़ की आज ही है। सब रिसोर्सेज सबके पास है, सिर्फ प्रॉब्लम है वो 56 इंच की छाती का। जब तक आपको आपके फाइनेंशियल्स क्लियर नहीं दिख रहे, जब तक आपको आपके बिजनेस का क्लैरिटी 100% नहीं है, आपका कलेजा जवाब देगा कि एक लेवल पे ब्रेक मारना पड़ेगा। आदमी ब्रेक, मल्टीनेशनल्स को कितना काम करना है, कितना भी करना है, उनका कोई लिमिट नहीं है। द ओनली रीज़न बीइंग कि उनका सिस्टम इतना इन प्लेस है, उनकी ट्रांसपेरेंसी लेवल खुद के बिजनेस के लिए इतनी क्लियर है कि उसका नुकसान होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश्ड है। ऑन द कॉन्ट्ररी अपन इतने लिवरेज्ड है कि कल सुबह कौन सी न्यूज़ आएगी, अपना कितना बड़ा एक्सपोजर होगा। अब मैंने कितनों को बोलते हुए सुना है कि भाई अपने को MCX नहीं करना, महाराष्ट्र सट्टो तो चलेगा नहीं। अरे भैया, पिछले साल की 5,000 गाट पड़ी है और तेरे को सट्टा है, अगर समझ के करोगे तो ही सट्टा है। टूल आपको मिल रहा है कॉटन में, मैंने देखा है कि टाइमिंग जो है ये सबसे को कपास तब मिलेगा लेवल नहीं है, तब उसके पास में मैक्सिमम अराइवल आएगी। बायर जो है तब मिलेगा कि बाजार जब सुधरने वाला है तब बायर मिलेगा। आप आपकी मर्जी से माल ना ले पाते हो, ना आप आपकी मर्जी के टाइमिंग से माल बेच पाते हो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपके बाहर 500 ऑयल मंडियों की लाइन है, आपके पास में एक्सचेंज खुला है, सुबह 9 से रात को 9 तक के मार्केट है, खुद का अकाउंट खोलो, किसी के इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप देखो, आपके अराइवल के हिसाब से आपने आज 300 गाट का माल खरीदना है, उसको आप सामने हेज करो। और हेजिंग इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि वंस आपने वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपका नेकेड पोजीशन 100% ख़त्म हो जाएगा, आप तेज़ी मंदी कर ही नहीं पाओगे। इतने अच्छे ब्याज बदले हैं इंडस्ट्री में। पिछले 2-2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया MCX का। बदरुद्दीन जी मेरे ख्याल से हैं यहाँ पे, बदरुद्दीन जी आई, तो 2-2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। 2 महीने का ब्याज बदला 2-2 हज़ार रुपये खंडी का है। अपनी इंडस्ट्री में आपके पास में रिसोर्सेज सारे आपके खुद के हैं, आपका वेयरहाउस खुद का है, आपको खुद के फैक्ट्री में माल रखने के लिए ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं करना है, सब अगर इन प्लेस है। आपने यहाँ माल खरीदा, वो स्टॉक करने के बजाय वायदा आपने 2 महीने आगे का हेज किया, तो 2,000 रुपये खंडी का फ़र्क है। आपको खुद का कॉस्ट उतना लगता नहीं है। ऑब्वियस बात है कि एक्सचेंज पे माल हर साल लगता है, अपन देख रहे हैं, और हर साल ये माल बिकता भी है। एक्सचेंज पे माल तभी लगेगा जब वो फिजिकल से ऊँचा रहेगा, ऑब्वियस बात है। कोई नीचे में तो जाके डिपॉजिट करेगा नहीं। और ये ऑफ सीजन में यही माल जो है हम ही व्यापारी सारे वापस खरीदते हैं। एक्सचेंज का माल बिकता तभी है जब एक्सचेंज फिजिकल मार्केट से नीचे जाता है। तो अगर आप वो प्रैक्टिकली एक बार करके देखोगे, तो जब माल आप डिपॉजिट करते हो, एक्सचेंज को एज ए हेजिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बट हमने ही सब ने मिल के ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि आपके उसमें डिपॉजिशंस नहीं जाएंगे भाव होने के बावजूद। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि धंधे में आपको अगर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने में हर्ज क्या है। मैं पिछले 5 साल से MCX में डिपॉजिशंस कर रहा हूँ। ये 5 साल में नंबर अगर आप देखो कि कितने जिनिंग वाले, कितने स्पिनिंग वाले, कितने ट्रेडर्स ने का पार्टिसिपेशन इसमें रहा, तो 10-20 के ऊपर का आंकड़ा नहीं है। 500 रजिस्ट्रेशंस है आज के अपने पास में। 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री, 68 लाख गार्ड यहाँ पे होती है। आपको MCX का सेंटर मिला है आपके यहाँ पे, जो आपकी फैक्ट्री के विसिनिटी में है। उसके बाद में आप उसका एडवांटेज लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। आप करो ना करो वो अलग बात है, बट वो अवेयरनेस भी नहीं है और ना वो मंशा भी है कि नहीं मैं एक बार 2 घंटे दे के ये समझूंगा और समझ के मैं ट्राई करूँगा। मैं अगर 5,000 बेल रखने का रिस्क ले सकता हूँ तो मैं 1 लॉट डिपॉजिट करने का रिस्क ले ही सकता हूँ। 1 लॉट हेज करने का रिस्क लेके एक नया सिस्टम समझने की कोशिश कर सकता हूँ। आप 2 घंटे पढ़ोगे तो आप इतना बड़ा बिजनेस करने वाले ज्ञानी लोग हो, आपको वो नहीं समझने आने जैसा कोई खास बात नहीं है। लेकिन बस वो अवेयरनेस की कमी है
कि हम तो ये देख रहे हैं कि बाजू वाली फैक्ट्री का माल अगर साउथ गया है तो बस साउथ में मैं जाके कोयम्बटूर की कॉन्फ्रेंस करके आऊँगा तो वहाँ के 4 मिल जाएंगे, बस वो डजेंट वर्क दैट वे। तो अगर आप वो हेजिंग को उस तरीके से अगर अपन करें, जैसा लास्ट टाइम भी अपन कॉन्फ्रेंस में, गोवा की कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ पे टॉपिक निकला था कि भाई हमने कॉटन बैंक की कोशिश करनी चाहिए। इतना अच्छा रिवॉल्यूशनरी विचार है कि अगर सच में VCA में इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं, कॉम्पिटेंट जिनर्स है, व्यापारी है, एक ग्रुप क्यों ना बनाया जाए कि हम ये ग्रुप एट ए टाइम 200-400-500 बेल रखेंगे एक वेयर हाउस में, टेस्ट करवाएंगे, थर्ड पार्टी से करवाएंगे, पूरा ऑथराइजेशन करवाएंगे, मिनिमम खर्चे में करवाएंगे सब मिलके, और 5000 बेल जो है 50 व्यापारियों की मिलके हमेशा रहेगी उस पर। क्यों भाई CCI के ऑक्शन अटेंड करने हैं, क्यों MCS का माल उनकी कंडीशन में लेना है, एडवांस पेमेंट, कोई सैंपल नहीं देखने देते। मैं हर साल MCS की 1,50,000 गार्ड बेचता हूँ, सैंपल लेना अलाउड नहीं, लैब टेस्ट भी जो जाता है वो एक्सेल शीट पे जाता है, सब हाँ बोल के उठा के लेके जाते हैं और सब अच्छे ही माल होते हैं। तो आपके माल जो है उससे 10 टाइम्स बेटर माल है। आप जो क्वालिटी बना रहे हो वो सच में अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मार्केटिंग। मेरा ऐसा बोलना है कि अगर वो एक बैंक बनाओ, 50 व्यापारी साथ में खड़े हो जाओ, कंपटीशन नहीं है कोई, आपके नाम से आपका बेचो, उसके नाम से उसका बेचो, उसकी चॉइस से उसका बेचो, उसके भाव से उसका बेचो। लेकिन एक बैंक बना के अगर किसी व्यापारी के, आज एक एक्सपोर्टर की जगह पे रह के आप विचार करो कि उसके पास में 50,000 बेल का सामने ऑर्डर आया, तो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि मेरी कवरिंग कैसी होगी, उसको पता नहीं है कि मैं चिल्लर जमा कैसे करूँगा। उससे बेटर है कि अगर आपका एक ग्रुप है, सामने वाले को मालूम है, तो गेम चेंज हो गया फिर रेट का। देखो आखिर आराधना लक्ष्मी जी की है। अगर जब आप एक एक्सपोर्टर की जगह पे रह के सोचोगे कि उसका माल 60,000 रुपये के भाव में बिक रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को रुई क्या भाव में मिलेगी, तो वो माथे बेचेगा या हेज करेगा। उस केस में जब वो परचेस करने को आएगा तब वो आपका पूरा खून चूस के, पार्डन माय फ्रेंच, मेरा मतलब ऐसा है कि वो कोशिश करेगा कि कितना कस के ले सकूं। लेकिन अगर उसको सामने सामने डील क्लोज करने का मौका मिल रहा है कि यहाँ मैंने ये ऑर्डर दिया 10,000 बेल का और यहाँ 10,000 बेल ये ग्रुप की अवेलेबल है, मैं 500 रुपये छाप के ले लूँगा, तो वो आपके पास में प्रिफर्ड बायर हो गया। उसको खुद का स्टॉक मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए वो मार्केटिंग एजेंट बन गया। वो ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के तुम्हारा माल मार्केट करेगा क्योंकि उसके पास में रेडी स्टॉक ऑलवेज अवेलेबल है। 200-400-500 बेल तो हर फैक्ट्री की वैसे भी बफर स्टॉक में पड़ी होती है। तो एज एन आइडिया वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए। तो मेरा वही आग्रह रहेगा कि अगर अब समय है तो मैं और हेजिंग पे मैं 2-4-5 घंटे बोल सकता हूँ, जहाँ आप बोलोगे मैं उतर जाऊँगा। तो बस हेजिंग पे अब सिंपली ये सिर्फ मैं वो ट्रांसपेरेंसी, बदरुद्दीन जी यहाँ पे है, मैं उनके वती भी यहीं बोल देता हूँ। एक्सचेंज पे सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है। मार्केट में बहुत रूमर्स ऐसी है कि यहाँ पे मैनिपुलेशंस होते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट होता है, यहाँ सेटिंग होता नहीं। हर एक डिपॉजिटर को खुद के सिक्योरिटी चेक देने पड़ते हैं। जो एडजस्टमेंट करेगा वो बाद में 6 महीने बाद में उसके सर पे आफत आनी ही आनी है। तो एडजस्टमेंट वैसा कोई है नहीं। इनका प्राइस मैचिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जो लोगों की जानकारी में मैंने ऐसा समझा है कि नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक व्यापारी ने 1000 गार्ड बेची 50,000 रुपये के भाव में, दूसरे व्यापारी ने वो 1000 गार्ड खरीदी 50,000 रुपये के भाव में, तब एक डील हुई। लेकिन दोनों का ट्रेड अभी ओपन है। अब जिसने माल बेचा है और जिसने माल खरीदा है, ये दोनों के लिए कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है। ये कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के मायने ये है कि आइदर आपको भाव को सेटल करना पड़ेगा और नहीं तो आपको डिलीवरी प्लेस करनी पड़ेगी और डिलीवरी उठानी पड़ेगी। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता है और दोनों ने छोड़ दिया कि ना वो काटा ना डिलीवरी की, कुछ नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, इस केस में इनकी स्पॉट पोलिंग टीम है। कोई 150 व्यापारियों के रैंडम नंबर्स है अलग अलग एरियाज़ के, उसमें स्पॉट पोलिंग करके वो लास्ट 3 दिन का जो एवरेज भाव आएगा उस पर सेटल होता है। हमको कभी कभी ऐसा दिखता है कि वायदा यार हाजिर ये भाव चल रहा है, वायदा 2,000 रुपये ऊपर है या वायदा 2,000 रुपये ऊपर है ना हाजिर नीचे है। वो केस में लोग ऐसा समझते हैं कि ये मैनिपुलेशन है, अपने को देखना नहीं इसकी तरफ। वो अपॉर्चुनिटी है, आपको 2,000 ऊपर दिख रहा है, आपके हाथ में माल है, आप वायदा हेज कर दो, डिलीवरी छोड़ दो। आपके पास में सेंटर है, आप बाजू में बैठे हो, आप डिलीवरी दे सकते हो।
लेकिन वही है कि ये सिस्टम एक बार अगर कोई डिटेल समझ ले तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मार्केट जो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उनको आप सेंटर पे बैठे हो, आपके पास में माल है, आप ट्रैप कर सकते हो। तो इसी के साथ में टाइम कंस्ट्रेंट्स है, तो मैं मेरे वर्ड्स जो हैं यहाँ समाप्त करूँगा। पुनश्च एक बार VCA को और VCA की तरफ से सबको बधाई देते हुए कि एसोसिएशन को अपन बहुत स्ट्रॉन्ग करके एक पॉजिटिव नोट पे आगे लेके जाके उसका ये कल्चर जो है अपन खास मेंटेन करेंगे, उस पर मैं मेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये समय दिया। थैंक यू सो मच सुनील जी। प्लीज़ मंच पे बने रहे हमारे साथ। हमारी टीम आपको फेलिसिटेट करना चाहती है, जिसके लिए मैं अजय अग्रवाल जी को ऑन स्टेज बुलाना चाहूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मोमेंटो और बुके से फेलिसिटेट करें हमारे स्पीकर श्री सुनील गड़िया जी को, जो कि है गड़िया एंटरप्राइजेस अकोला से, जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा हमें इंफॉर्मेशन दिया। और साथ में गड़िया एंटरप्राइजेस है हमारे गोल्ड स्पॉन्सर, तो उन्हें उसके लिए भी फेलिसिटेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच श्री सुनील जी। नेक्स्ट अप हमारे